वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के। ठीक है, तो बस वही कि आप अभी भी कुछ वही लास्ट वीडियोस में जो हमने प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल दिए थे वो अभी भी हमारे सामने ही है। ये बहुत आसान हो जाता है कि एक ही एग्जाम्पल से हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को जब समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बेटा मैंने वो एक ही एग्जाम्पल रखा है और प्रॉपर्टीज़ बदलता जा रहा हूँ। तो अब तक बेटा लास्ट 2 वीडियोज़ में आप कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी सीख चुके हैं, एक बार मैं नेम कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले एटॉमिक रेडियस, देन एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक साइज, उसके बाद हमने टोटल न्यूक्लियर चार्ज, देन स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है बेटा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अलावा न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स जिसको कूलम्ब फोर्स भी बोलते हैं। और इसके बाद हमने डिस्कस करी, लास्ट जो प्रॉपर्टी डिस्कस हुई थी वो हमारी थी मेटालिक एंड नॉन मेटालिक नेचर। ठीक है बेटा, क्लियर है पॉइंट। तो अब हम इससे आगे की जो प्रॉपर्टीज हैं आज इस वीडियो में वो डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी लेते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग नेचर एंड रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है बेटा, तो देखिए ये क्या होती है, पहले वही इनका वेरिएशन जानने से पहले इनकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए कि रिड्यूसिंग नेचर होती क्या है ना, ऑक्सीडाइजिंग नेचर होती क्या है। तो देखो पहले मैं वही इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, जैसे रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है, और हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो अब हम इस पे लेके चलते हैं रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग नेचर पे बेटा। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, देखो रिड्यूसिंग नेचर होता है दूसरों का रिडक्शन करना। एक्चुअली ये चीज़ अपनी नेचर पे बेस्ड नहीं है ना, दूसरे पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट कब वो या वो उसकी रिड्यूसिंग नेचर कहलाएगी अगर वो दूसरे का रिडक्शन करता है। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिखकर जाता हूं, रिडक्शन ऑफ अदर्स। ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर क्या है हमारी, रिडक्शन ऑफ अदर्स। और रिडक्शन ऑफ अदर्स का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल्फ। और ऑक्सीडेशन ऑफ सेल्फ का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी आपस में मैच कर गई, कैसे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर। क्लियर, मतलब जो एलिमेंट खुद इलेक्ट्रॉन का लॉस करता होगा बेटा। ठीक है, जैसे हमारे फर्स्ट 13 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो मेटल्स का काम करते हैं और मेटल्स की नेचर क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो एलिमेंट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, जैसे देखो सीधा सा है, मैं अगर एक एग्जांपल से लेके चलूँ Na और Cl, वही पुराना एग्जांपल 281 और 28 है ना 7, ये और इसके अपोजिट उल्टी चलेगी हमारी ये। ठीक है ना बेटा, भाई ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ अदर्स, और ऑक्सीडेशन ऑफ मतलब रिडक्शन ऑफ सेल्फ, रिडक्शन ऑफ सेल्फ मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है, जस्ट इसका अपोजिट। एग्जाम्पल दोनों का मैं कॉमन ले लेता हूँ। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करता है और ये गेन कर लेता है। क्लियर है पॉइंट बेटा। तो हमारे सामने ये क्या बन जाएगा, Na पे 2,8, क्लियर है पॉइंट बेटा, 2,8, और ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर Cl का, है ना, 2, 8 और 8। तभी तो इस पे 1 माइनस आता है और इस पे हमारे पास क्या आता है बेटा, है ना, 1 प्लस आता है। क्लियर है, तो ये 2, 8 हो गया, 2, 8, 8 हो गया। क्लियर है पॉइंट। तो देखो इसने क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम ने हमारे पास क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये लॉस करेगा तभी तो बेटा क्लोरीन क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा कि नहीं करेगा। आ गया पॉइंट समझ में। ठीक है, तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लॉस इलेक्ट्रॉन जिसने किया वो उसने खुद का क्या किया, ऑक्सीडेशन। और जिसने खुद का क्या किया ऑक्सीडेशन, वो क्या कहलाएगा, वो दूसरे क्या क्या। अब देखो रिडक्शन, देखो जब तक ये लॉस नहीं करेगा तब तक ये गेन नहीं करेगा। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है आपका, आप याद करो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन डिपेंड किस पर है, इसके इलेक्ट्रॉन के लॉस करने पर है कि नहीं। देखो एक साथ दोनों बातें समझ में आएंगी आपको। हम चले पहले जी रिड्यूसिंग समझ लें, देन ऑक्सीडाइजिंग समझ लेना, दोनों एक साथ। जैसे मेटालिक और नॉन मेटालिक एक दूसरे के काउंटर थे, है ना, ऐसे बेटा ये भी है। क्लियर। तो Cl जब तक इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा जब तक उसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं मिलेगा।
मतलब जैसे यहाँ एग्जाम यानी, तो जब तक सोडियम लॉस नहीं करेगा तब तक Cl गेन कैसे कर लेगा? तो Cl का गेन करना इसके लॉस पे डिपेंड है। तो Cl तो गेन तब करेगा जब पहले ये लॉस करे। तो पहले ये क्या करेगा? अपना ऑक्सीडेशन करेगा, है ना। जब ये अपना ऑक्सीडेशन करेगा तब इसका क्या होगा? रिडक्शन। और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ सेल्फ का वो क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। क्लियर है पॉइंट? रिड्यूसिंग नेचर किसकी होगी? रिड्यूसिंग एजेंट की। इतनी बात समझ में आ गई? तो क्लियर है पॉइंट बेटा? तो अब आप देखो, जो हमारे अभी तक जो हमारे मेटालिक नेचर वाले ग्रुप हैं, जो 1 to 13 तक के जो ग्रुप है हमारे पीरियोडिक टेबल में, वो सब क्या है? मेटालिक नेचर रखते हैं। मेटालिक नेचर मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी रखते हैं। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी रखते हैं तो इसका मतलब वो सब क्या रखते होंगे? रिड्यूसिंग नेचर रखते होंगे। और 14 से लेकर 17 तक के सारे एलिमेंट क्या करते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर गेन करने, कोई लॉस करने वाला मिल गया तो गेन करेंगे। तो वो सब गेन करेंगे, और गेन करेंगे तो वो क्या रखते हैं? अपनी ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो जैसे सेम चीज मैंने वहां बोली थी, अब यहाँ के लिए बोल रहा हूं। 1 से 13 तक के ग्रुप के एलिमेंट की जो मेन नेचर है ना, वो क्या है? रिड्यूसिंग नेचर। और 14 से लेकर 17 ग्रुप तक के एलिमेंट की जो मेन नेचर है वो क्या है बेटा? हमारी ऑक्सीडाइजिंग नेचर। इज दैट क्लियर? क्लियर है पॉइंट? चलो बेटा, तो इस तरीके से हमारे पास ये बन गया, है ना। तो अब देखो पैरेलल चलती हैं दोनों, ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर। अब देखो ये चीज मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ। अब रिड्यूसिंग नेचर किसमें फास्ट हो गया? मान लो देखिए ये है सोडियम, और इसी के नीचे मैं ले लूँ बेटा पोटेशियम। पोटेशियम में क्या है? 2, 8, 8 और 1। अब 1 ये लॉस जल्दी करेगा कि ये जल्दी लॉस करेगा? ये जल्दी लॉस करेगा। और जब ये जल्दी लॉस कर देगा तो उतनी जल्दी Cl का क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। Cl को तो इलेक्ट्रॉन से मिलने मतलब है जिससे मिले और जल्दी मिले। तो देखो अब रिड्यूसिंग नेचर इसमें जल्दी हुई कि इसमें जल्दी हुई? रिड्यूसिंग नेचर का मतलब दूसरे का रिडक्शन करना, दूसरे को इलेक्ट्रॉन गेन करवाना। और दूसरे को इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी करवाएगा? जो खुद अपना जल्दी लॉस करेगा। जल्दी लॉस करेगा तो उसमें रिड्यूसिंग नेचर क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो अप टू डाउन मूव करने पर रिड्यूसिंग नेचर बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आ गया समझ में बेटा आप लोगों को? क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से देखो, अब मैं डेफिनेशन पहले ले लिया कि रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, कि वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं, है ना, जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तब वो इलेक्ट्रॉन को दूसरा एलिमेंट गेन करेगा जिससे दूसरे का रिडक्शन हो पाएगा। तो द एलिमेंट विच हैविंग द टेंडेंसी, है ना, टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय दिस एनी अदर एलिमेंट गेन द इलेक्ट्रॉन इन रिड्यूस्ड। और जो एलिमेंट जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर उतना क्या होगा? दूसरे का रिडक्शन कराने की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, तो वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर रखेगा। और अप टू डाउन मूव करने पर रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि अप टू डाउन मूव करने पर आप ही देखो भाई, इससे जल्दी ये लॉस करेगा, इससे जल्दी ये लॉस करेगा। जो जितनी जल्दी लॉस करेगा उतनी जल्दी दूसरा गेन करेगा। तो अप टू डाउन मूव करने पर क्या हुई? अगर आप देखो बेटा, मैं इसका वो एक कंबाइंड सा चार्ट बनाऊं, है ना, ये हमारा यही है सब, है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है ना बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, है ना, बेरियम, इस टाइप से आगे बढ़ते जाएंगे हम। क्लियर है? तो मैग्नीशियम और बेरियम, तो अगर मैं इसमें जाऊं तो इस टाइप से बन गए। तो अप टू डाउन मूव करने पर क्या है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ये हमारे पास क्या है ना, रिड्यूसिंग नेचर, और ये क्या है हमारे पास? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो अप टू डाउन मूव करने पर लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, मतलब रिड्यूसिंग नेचर बढ़ रही है। और अप टू डाउन क्या हो रही है बेटा? गेन करने की टेंडेंसी कम, है ना, तो हमारी ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होती है? कम होती जाती है। इज इट क्लियर? 13 ग्रुप तक के एलिमेंट की मेन नेचर रिड्यूसिंग है, तो हम रिड्यूसिंग को काउंट करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग उसके बेसिस पे निकाल लेंगे। क्लियर है पॉइंट? निकालेंगे क्या हम? 1 से 13 में चेक क्या करेंगे? जो उनकी मेन नेचर है। मेन नेचर क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब रिड्यूसिंग। क्लियर है पॉइंट? और वो पूछने लगे आपसे जी, है ना, सेकंड ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होती है, तो आप पहले निकालना रिड्यूसिंग नेचर, क्योंकि उसका मेन कैरेक्टर तो लॉस है, गेन तो है नहीं। सही है? तो लॉस के बेसिस पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर निकालना जी। रिड्यूसिंग कैरेक्टर मान लो बढ़ रहा है तो जी ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर क्या होगा? घटेगा, क्योंकि वो उसका अपोजिट है। क्लियर पॉइंट? उसका काउंटर पार्ट है ना, कॉन्जुगेट पार्ट। क्लियर? लेकिन निकालना उस बेसिस पर जो उसकी मेन प्रॉपर्टी है। ये नहीं जी इस पे लगाने लगो जी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम मैग्नीशियम गेन थोड़ी करते हैं। हाँ मान लो बेरिलियम कर सकता है, वो ऊपर है, लेकिन बाकी नीचे वाले तो नहीं करेंगे ना। इसलिए ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर का मतलब क्या? दूसरे का ऑक्सीडेशन, मतलब खुद का रिडक्शन, खुद का गेन करना। तो ये सब गेन थोड़ी करते हैं, कुछ में 1-2 गेन करते हैं। तो आप पहले उसके जो मेन कैरेक्टर्स है, इनका 1 से 13 तक का मेन कैरेक्टर है रिड्यूसिंग, तो रिड्यूसिंग को निकाल लो, आसानी से निकल आएगा। उसके बेसिस पर इसको एक्सप्लेन कर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी।
अब ऐसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक है बेटा, इनका मेन नेचर क्या है? ये नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स का मेन काम है गेन करना या शेयर करना। तो जो जल्दी गेन करेगा, है ना, वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग नेचर उसकी ज्यादा होगी। क्लियर है पॉइंट? तो यहां हम वो देखेंगे। अब जैसे भाई नाइट्रोजन में क्या है? 2,5, 2,8,5, 2,8, 18, 5, ये सेकंड शेल में 5 है, ये थर्ड शेल में 5, ये फोर्थ शेल में 5। कौन जल्दी 3 इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा? ये करेगा जी। तो जो जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसने अपना रिडक्शन क्या कराया भाई? जो जल्दी इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा इसका मतलब उसका रिडक्शन जल्दी होगा। मतलब भाई देखो, यहां तो सबको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो रिडक्शन के लिए जो अमाउंट है वो तो 3 इलेक्ट्रॉन ही है सबके लिए। लेकिन जिसने जल्दी किया उसने खुद का रिडक्शन क्या कराया? जल्दी कराया। तो जिसने खुद का रिडक्शन जल्दी कराया, क्लियर, वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। देखो, रिडक्शन ऑफ, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल्फ, इसी तरह के मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे? रिडक्शन ऑफ, है ना, रिडक्शन ऑफ सेल्फ, है ना, ये क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं? ऊपर वाले जल्दी कर रहे हैं, उनमें रिड्यूसिंग ऑफ, रिडक्शन ऑफ सेल्फ क्या होगी? ज्यादा होगा। जिनमें रिडक्शन ऑफ सेल्फ ज्यादा होगा वो क्या कहलाएंगे आपके? तो ऑक्सीडे, भाई इसका उल्टा होता है ऑक्सीडेशन ऑफ अदर्स, है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ अदर्स। तो ये क्या होगा? उसमें कम होगा। क्लियर? तो वो सॉरी, जिनमें रिडक्शन ऑफ सेल्फ ज्यादा होगा उनमें ऑक्सीडाइजेशन ऑफ अदर्स भी ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा तो क्या कहलाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग। तो ऊपर वालों की ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ गई, नहीं बढ़ गई? तो अब यही चीज हम किसके बेसिस पे बोल सकते हैं भाई? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, है ना, एंटीमनी और बिस्मथ। और वही चीज, अब ऊपर वालों का साइज छोटा है, जल्दी गेन करेंगे, जल्दी रिडक्शन कराया अपना, अपना जब जल्दी रिडक्शन कराया तो वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर उसमें क्या होगी? ज्यादा होगी। तो देखो आगे बात वही सेम चीज है और एक ही तरीके से दोनों प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो सकती है। तो आपको एक चीज ये समझ में आई। तो देखो, अब हमने आपको अब तक मतलब लास्ट वीडियो में मेटालिक और नॉन मेटालिक था, और इसमें हमारे पास क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अब यहीं से देखो, इसी एग्जाम्पल से और इन्हीं सब चीजों से हम एक चीज और, एक प्रॉपर्टी और एक्सप्लेन कर सकते हैं। और वो प्रॉपर्टी कौन सी है बेटा? है ना, वो है आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है वो देखो ध्यान से, या पहले चलो नीचे वाले एग्जाम्पल से मैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक्सप्लेन करता हूं और ऊपर वाले एग्जाम्पल से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है बेटा? तो ध्यान से देखना, फिर हम 2 प्रॉपर्टीज को लेके चलते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना। और वही सेम, जैसे 1 से 13 की मेन नेचर क्या है? मेटालिक। मेन नेचर क्या है? रिड्यूसिंग। ऐसे ही 1 से 13 की मेन नेचर क्या है? आयनाइजेशन पोटेंशियल, है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उनकी सेकेंडरी नेचर। और अगर हम 14 से लेकर 17 की बात करें तो उनकी मेन नेचर क्या है? नॉन मेटालिक नेचर, है ना, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। और इसी तरीके से आयनाइजेशन उनकी मेन नेचर नहीं, आयनाइजेशन एंथैल्पी उनकी मेन नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है पॉइंट? चलो अब देखो, हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को लेते हैं इन्हीं एग्जाम्पल से, तो थोड़ा ध्यान से देखना आप बच्चों। क्लियर है? तो पहले हम उनकी डेफिनेशंस पे आएंगे, है ना, फिर हम उनकी प्रॉपर्टीज पे आएंगे। तो थोड़ा इस चीज को ध्यान से देखते जाना। पहले डेफिनेशन देखो, आप देख रहे हो एग्जाम्पल अभी तक एक ही चल रहे हैं, ये 2 एग्जाम्पल हैं और उन्हीं से हम सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बेटा? तो अब ध्यान से आप लेते हो। अब अगली है हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है? या इसका दूसरा नाम हो जाता है आयनाइजेशन, है ना, एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसको शॉर्ट में हम आईपी बोलते हैं और इसको शॉर्ट में आईई। क्लियर? अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, मैं एक एग्जांपल से, और इसका अपोजिट ऊपर वाले पे हमारे पास क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, आईजीई। और इसी का दूसरा नाम एक और होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? ईए बोलते हैं। ठीक है बेटा? अब दोनों की डेफिनेशन देखते जाना, है ना। ये हमारे पास मान लीजिए क्या है, और ये भी एक न्यूक्लियस है। अब यहां बात करते हैं इसमें कैल्शियम की, या मैं ले लेता हूं मैग्नीशियम की ले लेता हूं। ठीक है बेटा? तो मान लो ये फर्स्ट शेल है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सेकंड शेल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और फिर एक थर्ड शेल आई
है ना, जिसमें हमारे पास क्या है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर है। क्लियर? इसमें फिर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन ही है और 1 इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये हो गया ना 2 8 और 2, ये मैग्नीशियम का। ठीक है बेटा। ऐसे यहाँ पर हम ले लेते हैं फर्स्ट शेल में क्या है हमारे पास, है ना 2 है, और सेकंड शेल में क्या है फिर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया किसका, फॉस्फोरस का। ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया है ना मैग्नीशियम का। आ गया पॉइंट समझ बेटा? क्लियर है? अब हम इन दोनों पे लेते हैं। देखो पहले डेफिनेशंस बताते हैं, देन वेरिएशन बताएंगे, ध्यान से देखते जाना। पहले इसका लेते हैं क्योंकि 11th का टॉपिक है हमारा। 11th का क्या, 12th का क्या है, 12th में तो पी ब्लॉक में सब आते हैं, है ना। तो आप चाहे कैसे समझिए, पीरियडिक प्रॉपर्टीज 3rd यूनिट समझिए, है ना, +1 के सेकेंड टर्म की एस ब्लॉक समझिए, या आप +2 की पी ब्लॉक। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखते जाइएगा बेटा। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है पहले वो देखते हैं बेटा। तो देखो बेटा, जो मेटल्स होती हैं, है ना, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी रखती है, और इलेक्ट्रॉन में एनर्जी भी होती है। तो जब कोई भी एलिमेंट, है ना, अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या है बाहर निकाल रहा है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी की कमी हो जाएगी। तो उसको बदले में क्या चाहिए, फॉर गेटिंग द स्टेबिलिटी एनर्जी चाहिए। ठीक है बेटा। तो अब इसकी डेफिनेशन यही होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू लूज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, टू लूज ए, है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ सिंगल। भैया देखो भले ही मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो पहले तो 1 करेगा, जब 1 हो जाएगा तो दूसरा करेगा फिर। तो हम बात ईच इलेक्ट्रॉन की करते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू लूज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट शेल, देखो ये लास्ट शेल है ना, ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम की लास्ट शेल से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में उस एटम में जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आगे पॉइंट समझिए बेटा। क्लियर? वो हमारी क्या कहलाती है ना, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्योंकि एनर्जी को बेटा पोटेंशियल, आप फिजिक्स में देखो डायमेंशंस आती हैं, पोटेंशियल, एनर्जी, एंथैल्पी, वर्क, इनकी डायमेंशन सेम आती है ना, याद करो। ठीक है बेटा। तो डेफिनेशन समझ में आई आयनाइजेशन पोटेंशियल की। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू लूज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट शेल ऑफ एनी एटम। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में जो एनर्जी की जरूरत है। चाहे दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करोगे तो उसमें एक अलग एनर्जी की जरूरत होगी, वो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी। ये क्या कहलाती है, जब कोई भी एटम फर्स्ट अपना पहला इलेक्ट्रॉन लॉस करता है बेटा, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब जैसे मैग्नीशियम है, पहले 1 करेगा, देन थोड़े टाइम बाद दूसरा करेगा। तो जब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लॉस करते टाइम जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, अब वो पहले वाले के बराबर भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा। सेम होना तो मुश्किल है, या तो ज्यादा करेगा या कम करेगा, है ना। वो आप देखेंगे, पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आएंगे। ठीक है, हमेशा ज्यादा ही होती है वैसे। तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसको पहले वाले से ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन को लॉस करने पे जो दैट इज जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है पॉइंट? चलो वो सेकंड की बात में करते हैं। पहले फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो बात करते हैं, उसके वेरिएशन की करते हैं। अब आप मुझे बताओ बेटा, जैसे ये बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, ये फर्स्ट शेल में लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन तो लास्ट शेल से निकलना है, चाहे इसका निकले, चाहे इसका निकले, चाहे इसका निकले। अब लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन किसके ज्यादा फोर्स से बने हुए हैं, बेरिलियम के कि कैल्शियम के? तो बेटा ऑब्वियस चीज है, आपका आंसर क्या आएगा, बेरिलियम के, क्योंकि ये सेकंड शेल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। कैल्शियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ शेल में, फोर्थ शेल के इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा फोर्स से बने हुए हैं, ये कम फोर्स से बने हुए हैं। तो आप बता दो भी ज्यादा फोर्स से बने हुए हैं, है ना। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं इस तरीके से बेटा, मान लो ये, अच्छा ये यहां पर है ना। तो ये बेटा देखो, एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों आप समझ पाओगे। ये सेकंड शेल के 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बेटा हमारे पास थर्ड शेल के 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये रहा और एक ये रहा। तो जब ये ज्यादा फोर्स हो, इस फोर्स को तोड़ेंगे तभी तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। यहाँ पे कम, इसके कंपैरिजन में लेस फोर्स से बने हुए हैं, ये फोर्स कम फोर्स है ना, तो कम एनर्जी देने पे ही टूट जाएगा, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो आप ही बताओ कहाँ पे एनर्जी की, भाई इस फोर्स को तोड़ने के लिए, इसको और इसको तोड़ने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो बाहर से आती है, एक्सटर्नल सोर्स से आती है। और वो एक्सटर्नल सोर्स वाली एनर्जी क्या है, ये रही आपके सामने बेटा। ठीक है ना बेटा।
तो आप एक्सटर्नल सोर्स से यहाँ पे भी एनर्जी दोगे और यहाँ पे एनर्जी दोगे, तो यहाँ फोर्स जब ज्यादा है तो इस फोर्स को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी दोगे नहीं, तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई किसमें, बेरिलियम में। और मैग्नीशियम में क्या हुई, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कम फोर्स से बने, कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे और कम फोर्स से बने हुए, इस फोर्स को तोड़ने और एक्सटर्नल कम एनर्जी की जरूरत है। तो जैसे जैसे आप अप टू डाउन नीचे बढ़ते जा रहे हो बेटा, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए, उसका अमाउंट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया बेटा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्या होती जा रही है, अप टू डाउन मूव करने पर डिक्रीज करती जा रही है। तो पहला पॉइंट समझ में आया, तीनों पॉइंट समझ में आ गया आपको। मैं दोबारा शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूं। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to lose a single electron from the last shell of any atom, that amount of energy is called ionization potential or ionization enthalpy। ठीक है बेटा, चलो अब इसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो क्या है, तो उसका वेरिएशन, तो अप टू डाउन मूव करने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल या एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज करती जाती है। तीसरा पॉइंट, रीजन क्यों, कि अप टू डाउन मूव करते हैं तो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन अप टू डाउन मूव करने पर लेस फोर्स से होते आते हैं बने हुए, तो उस लेस फोर्स को तोड़ने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो देखो फर्स्ट से लेके 13 तक के ग्रुप की मेन नेचर क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उनकी मेन प्रॉपर्टी क्या होगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उनकी तो क्या होगी, सेकेंडरी प्रॉपर्टी। समझ में आ गया नहीं, क्योंकि वो गेन पे डिपेंड है, इनका मेन काम क्या है, लॉस। तो इनकी मेन प्रॉपर्टी क्या है 1 से 13 की, आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब हम +2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो +2 में हमारे पास ये है ही नहीं, हमारे पास एग्जाम्पल कौन से, 15 से लेकर 17 ग्रुप। क्लियर, अब इनकी मेन नेचर, अब पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। तो देखो सीधी सी बात है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है और इसको 3 इलेक्ट्रॉन का नीड है, तो 1 by 1 पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। अब इलेक्ट्रॉन आएगा तो अपने साथ एनर्जी भी लेके आएगा, और इस एटम की पहले से भी अपनी एक एनर्जी फिक्स्ड है। अब आया तो वो एनर्जी एक्स्ट्रा हो जाएगी, और एक्स्ट्रा एनर्जी रिपल्शन पैदा करती है, तो उसको कम करने के लिए एनर्जी क्या निकलेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का तो लॉस होगा और इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, गेन होगा। समझ में आ गया बेटा, क्योंकि अपडेट भी पूरी करनी है तो इलेक्ट्रॉन को तो गेन करना पड़ेगा। चाहे भाई जैसे अब 17 ग्रुप में 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेंगे, 16 वाले 2 करेंगे, था वो 15 वाले 3 करेंगे, तभी तो ऑक्टेट पूरी हो पाएगी। लेकिन उनकी सबकी एनर्जी भी फिक्स्ड है। अब 1 इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो बेटा इलेक्ट्रॉन अपने साथ कुछ एनर्जी भी लेके आएगा, अब एक्स्ट्रा एनर्जी हो जाएगी तो वो रिपल्शन क्रिएट करेगी, तो स्टेबिलिटी रहे तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी को निकाल देंगे बाहर। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है बेटा, यही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अब इसकी डेफिनेशन सुनो, क्या है बेटा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड, ठीक है, टू गेन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल ऑफ एनी एटम। किसी भी एटम की लास्ट शेल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर उस एटम से जो एनर्जी रिलीज होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड by an atom to gain a single electron in the last shell of any atom, that is called electron gain enthalpy। ठीक है बेटा, चलो अब इसका वेरिएशन देखते हैं। पहले इसका वेरिएशन थोड़ा याद रखना बेटा, क्या था, अप टू डाउन मूव करने पर हमारा जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और सेम इसी तरीके से ये भी डिक्रीज होती है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है ये भी हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब कैसे होती है वो ध्यान से देखना। क्लियर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज। अब वो देखो कैसे होगी, आईपी की वैल्यू भी अप टू डाउन मूव करने पर डिक्रीज होती है, और ईए की वैल्यू भी अप टू डाउन मूव करने पर क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। क्लियर है, चलो अब देखते हैं कैसे करती है। देखो अब आप ही बताओ, ये बेटा देखो एक एग्जाम्पल ये वाला बन रहा है, ये वाला मैं यहां बनाता हूं भाई। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इससे अगली शेल में 1 2 3 है ना, 4 और एक 5, इस तरीके से हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है। अब आप मुझे बताओ, यहां भी लास्ट शेल में 5 है, यहां भी लास्ट शेल में 5 है, कहां पे वो 5 इलेक्ट्रॉन नियर है आपस में, इसमें या इसमें? अब ऐसी चीज है, यहाँ सेकंड शेल में 5 है, सेकंड शेल का साइज छोटा होता है, थर्ड शेल में 5 है, इसका साइज बड़ा होता है। तो यहाँ पे पास पास है, यहाँ पे इतने पास नहीं है। आगे पॉइंट समझे बेटा, क्लियर है पॉइंट? तो जितना ज्यादा पास पास होंगे उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होगा बेटा, उतना ज्यादा होगा। क्लियर है पॉइंट? और जितना इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगा, ठीक है ना बेटा। अब आप बताओ, इसमें आपको एक इलेक्ट्रॉन और एंटर कराना है
और यहां भी एक इलेक्ट्रॉन एंटर करना है। तो आप बताओ आने वाले इलेक्ट्रॉन को यहां ज्यादा रिपल्शन झेलना पड़ेगा कि यहां ज्यादा रिपल्शन झेलना पड़ेगा? भाई यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, एक यहां भी आ रहा है, एक यहां भी आ रहा है, यहां पास पास है 5 है, थोड़े दूर दूर है। आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन कहां झेलना पड़ेगा? यहां ज्यादा झेलना पड़ेगा, यहां पे कम झेलना पड़ेगा। और जितना रिपल्शन होगा तो उसको रिपल्शन को कम करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी उतनी क्या निकलेगी बाहर, जिससे रिपल्शन कम हो। तो जहां रिपल्शन ज्यादा, मैं आने वाले इलेक्ट्रॉन को जहां रिपल्शन ज्यादा फेस करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन आना तो है क्योंकि ऑक्टेट रूल फॉलो करना है, स्टेबिलिटी भी आनी है, तो इलेक्ट्रॉन तो आना है। तो जहां पे ज्यादा रिपल्शन, तो इलेक्ट्रॉन आने से पहले वहां पे ज्यादा एनर्जी निकल जाएगी, समझे? तो यहाँ पे ज्यादा रिपल्शन होगा, आएगा यहाँ भी आएगा, यहाँ भी ज्यादा रिपल्शन तो ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी। कम रिपल्शन तो कम रिपल्शन में कम एनर्जी बाहर निकली और इलेक्ट्रॉन आ गया, जो स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। तो अब देखो इसमें एनर्जी ज्यादा निकली, इसमें कम निकली, और ये अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाती है बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने में उस एटम से जो एनर्जी निकलती है, तो यहाँ ज्यादा एनर्जी निकली, यहाँ कम निकली, अप टू डाउन मूव करने पर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज करती जाती है आपके सामने। ठीक है बेटा, रीजन भी हो गया, डेफिनेशन भी आपके सामने हो गई। क्लियर है? ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स, ये बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं, ये थोड़ा दिक्कत करता है। तो आप याद रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करता है लास्ट शेल के रिपल्शन पे। जितना ज्यादा लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों में रिपल्शन होगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन को उतना रिपल्शन फेस करना पड़ेगा। आएगा तो सही, तो रिपल्शन को कम करने के लिए जितना ज्यादा रिपल्शन उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज। ये तो ऐसा है, क्लियर? और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में सीधा सा है, ये तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी। तो ऊपर का साइज छोटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा। छोटा साइज, लास्ट शेल में रिपल्शन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस रिपल्शन में एनर्जी ज्यादा रिलीज करनी पड़ेगी। आगे समझ में? दोनों को कंपैरिजन करके मैंने आपको समझा दिया। तो आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, और एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, वो नेक्स्ट उसमें नहीं। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है ना, आयनिक नेचर, कोवलेंट नेचर या वैलेंसी, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।